दोस्तों नमस्कार। बनारस को लोग ऐसे नहीं जानते हैं। बनारस को साड़ी के नाम से, बनारसी पान के नाम से और यहाँ के अल्हड़पन के नाम से लोग जानते हैं। यहाँ पे ये देखिए कि साड़ी हथकरघा है। यह हथकरघा इस समय रुका हुआ है। जो इसको चलाते हैं वही बता सकते हैं कि इस हथकरघा को क्यों रुका हुआ है। यह हथकरघा लगातार हाथों से चलाया जाता है और इसी से जो बनारसी साड़ी होती है, यहीं से बनारसी साड़ी, ओरिजिनल साड़ी जो कहा जाता है, यहीं से बनता है। आपको बता दें कि लगातार भारत सरकार के द्वारा सस्ते दाम पे रेशम का उपलब्ध कराने के लिए बात सरकार कहती है, लेकिन सरकार कितने इस योजना में पूर्ण रूप से फेल है या पास है, ये तो आगे ही बताएंगे। लेकिन ये चीज़ आप पहले हम चाहेंगे कि जो हथकरघा चलाते हैं उनसे बात करेंगे कि यहाँ की क्या मूल समस्या है, सरकार से कितनी योजना आई हैं और कितनी नहीं आई हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनवार अहमद है। अनवार जी, ये कितने दिनों से हथकरघा आप चलाते हैं? पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा आप लोगों से कि बुनकरों के बारे में आप लोगों को ख्याल आया और बुनकरों के दर्द और दुख का ख्याल आया, आप लोग बुनकरों के पास आए, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और रह गई बुनकर साड़ी की बात, हम बुनकरों की बात, तो आज हालात ऐसे आकर रुक गया हम लोगों को कि चाय पान के लिए भी हम लोग मतलब खर्च के लिए तरस जाते हैं, ये हालात हो गया हम बुनकरों का। और रेशम के बारे में आपको मैं बताता हूँ कि पहले जो रेशम आता था चाइना से, वो अब बंद हो चुका है। अब इंडियन चाइना आता है, तो मतलब किलो में 1200 रुपया महंगा हम लोगों को ख़रीदना पड़ रहा है। इसलिए देखिए, मेरा काम आप इधर लीजिए, मेरा काम अभी कम से कम 1 महीने से बंद है। गिरस्ता कहता है कि रेशम बहुत महंगा है, अभी तानी नहीं आएगी, बाना नहीं आएगी, तो हम लोग बैठकर अपना वक्त गुजार रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करूं। और सरकार की तरफ, भारत सरकार की तरफ से पीएम प्रधानमंत्री जी बहुत सी योजनाओं का शुभारंभ करते हैं। भाषणों में मैं सुनता हूं कि मैं बुनकरों के लिए ये कर रहा हूं, वो करूंगा, ये करूंगा, कितना इतना पैसा पास करता है, लेकिन एक भी योजना ज़मीन पर दिखती नज़र नहीं आती हम लोगों को। और इसी तरह हम लोग मजबूर बैठे हुए हैं। अब इतनी मजबूरी आ गई है, इतनी मजबूरी आ गई कि इस रोज़गार से तबीयत इतना ऊब चुका है कि ना करने का मन चलता है। और मैं बताता हूँ, देखिए ये है मैं अपने चाय पान के खर्च के लिए एक चाय की फाइबर 1 बंडल बेचता हूँ, तो 1.5 रुपये मुझे मिलता है। मैं दिन भर लेकर दौड़ता रहता हूँ। मैं बैठा हूँ, क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो पाने चाय पान के लिए जुगाड़ करना पड़ता है। इसलिए मैं ये एक धंधा पान लिया, 2-4-10 दुकानों पे देता हूँ 1-2-4 बंडल, तो मुझे दिन भर में 10-20-25 रुपया मिल जाता है, ताकि मैं कम से कम 2-4 चाय तो पी सकूँ। ये हालात हम लोगों की हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि जो साड़ी आप बनाते हैं, एक साड़ी बनाने में कितने दिन लग जाते हैं? कम से कम 12 से 15 दिन होता है। और हम लोगों को 12 से 15 दिन के अंदर अंदर साड़ी उतरती है, तो हम लोगों को 1700 से ऊपर मजदूरी नहीं मिलती है। आप ये मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप जोड़ कर बताइए कि इस कमाई से जीविका मेरा कैसे चलेगा। 4 परिवार हैं हम लोग, और इसमें सब कुछ है, बिजली है, पानी है, मकान टैक्स है, उसमें खाना पीना भी है। बोलिए कैसे होगा। और भारत सरकार ने इतना ज़्यादा हाउस टैक्स कर दिया है, वाटर टैक्स कर दिया है, सब कुछ कर दिया है। बोलिए मैं कैसे निकाल पाऊंगा इस धंधे से। आपको जब एक साड़ी बनाने में 15 से 16 दिन लग जाते हैं, और आपको बता दें कि लेबर का जो इस समय चार्ज है 400 से लेकर 450 रुपये है। ऐसे देखा जाए तो 15 चौके 60 यानी 6000 रुपये का ये तो लेबर का इनका खर्च लग जाता है। लेकिन यह इस तरीके से इस साड़ी बनाने में एक लोग काम नहीं करते हैं। इनके सहयोग में या तो कोई बेटा होता है या पत्नी होती है, तो उनको भी इसमें जोड़ा जाए तो ये जो लेबर चार्ज होता है काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। लेकिन साड़ी बनने के बाद भी जो चाहिए जिस उचित दाम पे, वो बिक नहीं पाता है। जी, और बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते हैं कि हम सारी योजनाएं घर घर तक पहुंचाते हैं, आपको कोई योजना मिली या नहीं? कि मेरे एरिया में तो ऐसी कोई योजना नहीं है कि किसी को लाभ पहुंचा हो। अब देखिए, मैं इससे धागा फेंकते हैं हम लोग बनारसी साड़ी का, इसको पकड़ने का दिल नहीं करता है कि मैं काम में बैठूं और काम करूं। इतना मतलब तबीयत इससे घबरा चुका है और धंधे से मतलब आदमी घबरा चुका है, परेशान हो चुका है, पैसा ही नहीं मिलता।
मजदूरी के मुताबिक पैसा ही नहीं मिलता कि दिल करे काम करने का है। और प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं मैं बहुत सी योजना चलाया हूँ, लेकिन हमारे एरिया में किसी से, आपको मैं पूरे एरिया में घूम जाऊँगा, भ्रमण कर डालूँगा, आपको कोई नहीं कह सकता कि मुझे इसका लाभ मिला। और लाभ जो ऊपर के लोग हैं वो सब डकार कर बैठ जाते हैं, आ ही नहीं पाता है जनता तक, यही सब होता है। और खाली भाषण दे के लोग चले जाते हैं, ये होगा तो ये। सरकार के द्वारा जो योजना थी वो आपको कितना मिला? ये आज तक तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, एक पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ। और हम लोग सोचते हैं, लोग आते हैं बड़े बड़े, मतलब इसमें का उच्च अधिकारी और क्या क्या आते हैं, मोहल्ले के अंदर भीड़ जुटाएंगे और टीम बनाएंगे और भाषण देते हैं। और मैं लोग चाहता हूँ कि हम लोग मेन जगह पहुँचे, मतलब जहाँ से इसका वितरण होता है, जहाँ से इसका डायरेक्ट लाभ होता है, तो हम लोगों को वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जाता है। और वहाँ की कोई जानकारी भी नहीं दी जाती है कि बुनकर मजदूर वहाँ तक पहुँचे, ये सब नहीं करते हैं लोग, बताते भी नहीं है, खाली आकर मोहल्ले में भाषण दे के चले जाते हैं, आपका ये होगा वो होगा, कुछ होता नहीं है और हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। बड़ा लालपुर में आप लोगों के लिए वहाँ पे एक कार्यालय बनाया गया, जो भी बुनकर हैं अपना वहाँ पे प्रदर्शनी लगाएं, अपना सामान बेचें। हाँ, वहाँ पे आप कभी सेल लगाए या नहीं? अभी कोई हम लोगों को जानकारी नहीं है कि वहाँ पर मार्केट खुला है, ये हुआ है। अगर जानकारी होती तो कोशिश भी करता आदमी, जाता भी, देखता भी, फिर कोशिश करके जाता, माल लेके लगाया जाता। और बनारस की हालात इस वक्त यह है कि बर्बादी के कारण बुनकर लोग, मजदूर लोग आधे से ज़्यादा पलायन कर चुके हैं। आधे से ज़्यादा यहाँ के मजदूर पलायन कर चुके हैं। कोई हैदराबाद, तो कोई लखनऊ, तो कोई दिल्ली, तो कोई मेरठ का, कोई बेंगलोर, ये सब पलायन कर चुके हैं। ये सब परिवार के लोग मजबूर होकर अपनी रोज़ी रोटी के लिए, देखिए एक मेरी बहन अभी भी सामने खड़ी है, इनका लड़का रोज़ी रोटी के लिए यहाँ पर नहीं मिला तो सूरत चला गया, सूरत में भी जाकर परेशान है, वो वापस आ रहा है। अब देखिए वापस आने पर उसका क्या हाल होता है, वो तो मतलब कि परवरदिगार या भगवान ही बता सकता है कि होगा कोई बात। लेकिन मैं ये प्रधानमंत्री से गुजारिश है, अनुरोध है कि बुनकरों के लिए ध्यान दें। इनका ज़मीनी जो वर्कर हैं, इन लोगों के ऊपर ध्यान देकर इन लोगों को कड़ाई से काम करवाएं और बुनकरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करें। देखिए ये इस पर भी एक करगे था, ये बंद हो चुका परेशानी की वजह से। कि देखिए इधर भी 2 काम थे, हमारे घर में कुल 6 काम था, लेकिन आज केवल 2 ही बचे हैं। इस वजह से कि कोई मार्केट नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है, सामान सब महंगा है, इसलिए हो नहीं पाता है। इसलिए मेरे 6 काम के अंदर 2 ही काम बचे हैं। और ये भी हमको लगता है कि धीमे धीमे ये भी लुप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मेरा। इस वक्त इसका रेट 5,500 भी कोई नहीं दे रहा है। इस वक्त की मैं मौजूदा हालात की बात बता रहा हूँ, कोई उम्मीद नहीं होती है, हम लोगों को कोई उम्मीद नहीं होती के लिए कितना आगे आ रहे हैं? इसको सीखने का तो अब किसी को दिल ही नहीं करता, क्योंकि जैसा सिचुएशन इस काम का है, जैसा पैसा इसलिए तो मैं आप लोगों से मतलब भागते ही रहते हैं। देखिए एक मेरा बेटा से मैंने कहा कि बेटा ये काम सीख लो, आगे काम देगा। तो मेरा बेटा बोला कि पापा इस काम में क्या रखा है, मैं ये काम नहीं सीखूंगा, सीखा भी नहीं। आज मेरा बेटा जाके दुकान पे दूसरों की मजदूरी करता है, 2,500-3 हज़ार रुपया महीना मिलता है उसको, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलता है। और मुझसे जो होता है इसमें लगे रहते हैं। अब उम्र भी हो गई, अब काम भी नहीं होता, तो मतलब कि ऐसा हालात है। और क्या बताऊं, अब ठीक कुछ है, कहा भी नहीं जाता मुझसे। एक चीज़, अब थोड़ा सा हम राजनीति पे बात करेंगे हाँ, आपसे। बताइए। 2022 का चुनाव आने वाला है और आपके शहर उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल जी हैं। 4.5 साल में आपके क्षेत्र में कितना आए? रविंद्र जायसवाल जी की बात कहूँ तो हमारे क्षेत्र में बुनकरों की हाल लेने या किसी समस्या का हाल लेने एक बार भी नहीं आए। आते हैं, एक हमारे मोहल्ले में लाट सरैया के बाहर पुराने पुल में एक शैलपुत्री जी की मंदिर है, कभी कभार पूजा करने का उनका मन करता है तो वहाँ से आके चले जाते हैं। और किसी की तरफ ताकने की मन उनका नहीं करता है। लगता है कि उनको शहर उत्तरी का जनता ने एक भी वोट नहीं दिया है। पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। इस बार 2022 का चुनाव बहुत नज़दीक है। हाँ, सारी बहुत नज़दीक है। पार्टियां कमर कसना शुरू कर दी हैं, दिल्ली से लखनऊ तक। 2022 में किसको चुनेंगे?
2022 का इलेक्शन जो होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये भाजपा सरकार जो है, मैं तो एकदम डायरेक्ट खुल्लम खुल्ला कहूँगा, मुझे किसी की डर नहीं है, न पुलिस का न मंत्री का, किसी का डर नहीं है। ये केवल धर्म की राजनीति कर रहा है बैठकर। धर्म की राजनीति करते करते ये इतना मतलब कि उसका दिल इतना स्याहा हो चुका है कि ये धर्म की राजनीति पे उतारू है। धर्म की राजनीति जब तक ये करता रहेगा तभी तक ये कुर्सी पे बैठा है। अगर जिस दिन धर्म की राजनीति छोड़ देगा और जनता को ये समझ में आ जाएगा कि मोदी जी या भाजपा सरकार धर्म की राजनीति करके जनता को गुमराह कर रहे हैं और न कोई विकास है, न कोई रोजगार है, न कोई धंधा है, लोग बनारस से पलायन कर चुके हैं, तो उस दिन भाजपा यहाँ नहीं रह पाएगी। धर्म की राजनीति केवल कर रहा है, केवल मंदिर मस्जिद ये वो यही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? और कोई धंधे में विकास ही नहीं है। हमारा विकास दर 0 पर भी चला आया है। हमारे देश का विकास दर जो 0 हो गया है, कोई उसमें दम नहीं है। यही है। अच्छा, 2022 में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अब वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ज़रूर देखा जाएगा। जो अच्छा समझ में आएगा उसको किया जाएगा। देखा जाएगा। जो अच्छा देखेंगे कि ये अच्छा करेगा, या भाजपा हो या अखिलेश हुए या कांग्रेस हुआ या मायावती, जिसको अच्छा देखा जाएगा उसको किया जाएगा। ऐसा कोई भाजपा सरकार से ऐसा कोई नफ़रत नहीं है, लेकिन मैं ये समझाना चाहूँगा मंत्री जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को कि धर्म की राजनीति छोड़ के जनता सेवक बने, जनता के ऊपर ध्यान दें, जनता के रोज़ी रोज़गार पर ध्यान दें। जनता को ये 5 किलो एक कंट्रोल से 5 किलो गेहूं और चावल देकर जनता का पेट नहीं भरने वाला है। जनता को तो रोज़गार चाहिए। आपके मतलब कि ये 5 किलो 10 किलो की ज़रूरत नहीं होगी। जनता के पास जब रोज़गार रहेगी, ये सब की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रोज़गार नहीं रहेगा। आपको लगता है कि जो 5 किलो मिल रहा है राशन और 135 रुपए की एक झोली मिल रही है, तो क्या सरकार क्या दिखलाना चाहती है? सरकार यही दिखलाना चाहती है कि मैं जनता को ये 5 किलो चावल 5 किलो गेहूं दे रहा हूं, मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। बार बार भाषणों में कहते हैं मोदी जी कि मैं जनता के लिए बहुत फिक्रमंद हूं, बहुत चिंतित हूं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कोई चिंता है जनता का। मुझे तो कोई नहीं लगता कि चिंता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सभी लोग समझ चुके हैं कि 135 रुपये की बोरी में 5 किलो का जो राशन, मात्र उसका कीमत लगभग 50 रुपये के आसपास आ रहा है। और लगातार अब ये भी लोग समझ गए हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं, जो मुख्यमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, ये उचित तौर पे ये लोग देखेंगे कि कौन इनके लायक है। उन्हीं को ये मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र के विधायक चुनेंगे। इस तरीके की रिपोर्ट और देखने के लिए आप न्यूज़ बकेट पे लगातार बने रहिए। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।